मियोसिस हमने करना था। मियोसिस मियोसिस में क्या होता है कि आप जैसे इंटर मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, पेरेंटल सेल देखो आप, इसमें क्या है, आपके पास 2 क्रोमोसोम्स है, वन ब्लू कलर का और वन रेड कलर का। अब ये इंटरफेस में एस फेज आता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया मीन्स क्रोमोसोम नंबर कितना है, ये और ये क्रोमोसोम नंबर में आपको नंबर में डिफरेंस ज्यादा नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे 1 सेंट्रोमियर, यहाँ पे भी 1 सेंट्रोमियर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 2। लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया ना। जो फर्स्ट सेल है ये वाला, इसमें और इसमें डिफरेंस चेक करो। इसमें डिफरेंस अगर चेक करोगे तो डीएनए कंटेंट का डिफरेंस है, बट इसमें आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिफरेंस विजिबल नहीं है। ये फर्स्ट वाले केस में क्या है आपके लिए, फर्स्ट वाले केस में देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 क्रोमोसोम है, बट क्रोमैटिड्स देखो तो 2 ही है। लेकिन इस केस में आपके पास क्रोमोसोम चेक करोगे तो 2 है, लेकिन क्रोमैटिड्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे डिफरेंस है। उसके बाद होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे, 2। अभी यहाँ पे एक एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, ओनली वन, वन क्रोमोसोम। तो इट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। Therefore, the division is reductional division. This division is reductional division because number of chromosome is reduced to half. देखो इंटरफेस से मियोसिस 1 का एंड प्रोडक्ट अगर आप चेक करोगे तो आपको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं। एंड मियोसिस 1 के बाद द डॉटर नंबर ऑफ डॉटर सेल इज 2। अब ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ये आपको क्लास 12 में जो आपका वो है ना, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां पे जो प्राइमरी oocyte होता है ना और सेकेंडरी oocyte होता है, उनमें ये डिफरेंस आ जाता है। वहां पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का डिफरेंस आ जाता है। अभी एक बार मैं उसको भी कंपेयर करूंगी, बट फिलहाल मैं एक बार इसको फिनिश कर दूं। ओके, सो रिडक्शनल डिवीजन इज क्लियर टू यू। नाउ मियोसिस 2 में क्या हुआ, नंबर ऑफ अगेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 1 हियर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 1, बट क्या हुआ कि जो क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो गए। ये ऑल्दो इसके पास क्रोमैटिड क्रोमोसोम नंबर 1 था, लेकिन इनके पास भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, लेकिन इसके पास क्या था, क्रोमैटिड 2 थे, और इसके पास जो है क्रोमैटिड 1 ईच सेल में पहुंच गया। So this division, the final division, is the completion at the like completion of meiosis 2. We will get 4 cells. कैसे? Because पहले अब ऐसे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो 2 सेल ये भी काउंट कर लेते हैं और फिर 4 सेल ये भी काउंट करेंगे, तो दे थिंक के 6 सेल्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये वाले सेल्स भी तो डिवाइड कर गए, डिवाइड करने के बाद अब इनका कुछ नहीं बचा, ये नए सेल्स में डिवाइड हो गए हैं, और ये नए सेल्स जो हैं ये आपके पास है। तो ये जो नए सेल्स है ये कितने बनेंगे आपके पास, 4। तो अभी जो हमारी सेल डिवीजन मियोसिस होती है उसमें हमारे पास कितने सेल्स मिलते हैं टोटल एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन, 4। अब जो हमारे सेल साइकिल होती है जिसमें हमें 4 सेल्स मिलते हैं, उसको अगर हम डिवाइड करें तो ये जो सेल डिवीजन है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरफेस, एम फेस। नाउ दिस एम फेस इज मियोसिस। Interphase is further divided into G1, S, G2. G1 is gap 1, S is synthesis. Again, G2 is gap 2. Same thing will happen here. मतलब जो भी माइटोसिस में हुआ था वही होगा। गैप 1 में क्या हुआ था, गैप 1 में आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था। एस फेज में दैट इज सिंथेसिस फेज में क्या हुआ था, डीएनए सिंथेसाइज हुआ था। G2 दैट इज गैप 2 में अगेन क्या होगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। Then coming to the M phase, that is meiosis. meiosis में M1, M2। अभी M1 में आपने नोटिस किया था कि अभी हर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया था, that's why we call it as reductional division। बट अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से जब meiosis 2 में ये गया, meiosis 2 में अगर आप meiosis 1 में डिफरेंस देखोगे तो meiosis 1 में भी क्रोमोसोम नंबर सेम है,
मीन्स जो एंड प्रोडक्ट था, और मियोसिस 2 में भी सेम है, तो दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द नंबर इज सेम। तो मियोसिस 1 में क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, और M2 मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। अब मियोसिस 1 में क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस हो गई, और इन इसकी कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले वाला फेज जो होगा वो होगा प्रोफेज 1, और ये प्रोफेज 1 सबसे लेंथी फेज है। क्यों? क्योंकि इट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। कौन कौन से? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। You can learn this into a sequence. लता जरा पानी दे दे। इट्स लाइक आप मुझसे पानी मांग रहे हो मेरा, समझ रहे हो ना? लता जरा पानी दे दे। ठीक है, प्रोफेज 1। देन कम्स द मेटाफेज 1। मेटाफेज में सारे वही अलाइन होंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या डिफरेंस होगा मेटाफेज 1 में। एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1, and then cytokinase will result into 2 daughter cells, and then meiosis 2. Meiosis 2 again will be divided into karyokinesis 2 and cytokinesis 2. Karyokinesis 2 is having further 4 phases, but इसमें प्रोफेज 2 ज्यादा डिटेल में नहीं है। जैसे प्रोफेज 1 इसमें काफी डिटेल में था, मीन डिटेल इन द सेंस कि वो फर्दर 5 सब फेजेस में डिवाइड था, वैसा नहीं है यहाँ पे। आपको जो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे जो प्रोफेज 2 मिलेगा वो काफी छोटा होगा। यहाँ पे सबसे लंबा फेज ही प्रोफेज 1 होता है। Now this is the prophase 1 because meiosis 1, तो prophase 1 सबसे लेंथी बताया आपको। प्रोफेज सबसे लेंथी तो है, लेकिन इसका रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। अब ऐसा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो अलग अलग लोकेशन पे अटैच हो जाते हैं, मतलब लाइक दिस। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ये 1 2 3 लोकेशन पे अटैच है एक दूसरे से, बट क्रॉसिंग ओवर सब पे नहीं होगा। तो जहां पे अटैचमेंट है, सब जहां पे भी वो अटैच हुए हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज साइनेप्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा वे विल कॉल इट एज चेस्मा। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा उसको चेस्मा बोलेंगे। तो वी कैन से दिस स्टेटमेंट दैट एवरी साइनेप्सिस crossing over doesn't happen at every synapses, or I can say that um, every synapses is not a chiasma, but every chiasma is a synapsis. Statement justified है because हर synapses पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, लेकिन हर चेस्मा पे क्रॉसिंग ओवर होगा। नाउ चेस्मा कैन बी, हम उसको चेस्मेटा भी बोल सकते हैं जब सिंगुलर है, और प्लूरल है तो चेस्मा भी बोलते हैं। ये चीज समझ में आया? इफ यू डोंट वांट टू स्पीक तो आप मैसेज भी करके बता सकते हो चैट बॉक्स में। तो आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. सो चेस्मा या चेस्मेटा, तो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर क्रॉस सा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अभी ये क्रॉसिंग ओवर, अभी ये पूरा प्रोफेज 1 में हो रहा है। प्रोफेज 1 के हर फेज को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेज 1 में ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और यही यहाँ पे एक मेंशनेबल बात है बिकॉज प्रोफेज 1 जो है वो काफी एक्सटेंडेड हो गया ना, इसमें अलग अलग फेजेस आ गए। तो प्रोफेज 1 जो है
वो लंबा हो गया। अब अगर आपके जो जैसे इसको आप क्या बुलाते हो, जब आपका ये जो डुप्लीकेटेड डीएनए है इसके साथ, तो हम इसको बुलाते हैं डायड। अब अगर ये क्रॉसिंग ओवर का सिचुएशन है तो ये क्या बन गया, टेट्राड और अब बाइवेलेंट। ये टेट्राड और बाइवेलेंट्स सेपरेट नहीं होते, इवन क्रॉसिंग ओवर भी हो गया है, स्टिल दे आर नॉट सेपरेटेड। वो उस पॉइंट से अटैच है, मींस चेस्मा से अटैच है, जहां पे इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, वहां से अभी भी अटैच है। देन दे एंटर इनटू द मेटाफेज। अब क्या होना चाहिए था, आपने माइटोसिस में जब किया था तो ये सारे के सारे 6 क्रोमोसोम्स ने 2 लाइनें नहीं बनाई थी, एक ही लाइन बनाई थी ना। बट यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये बाइवेलेंट या टेट्राड अटैच है, तो जो इनके जो मीन्स जहां से ये अटैच है, तो अब एक्चुअली क्या होगा, जैसे कि आपको मैं एक बार कंपेयर करके दिखाना चाहती हूँ। देखो इनमें माइटोसिस में ये ऐसे अटैच लाइन अप हुए थे वो एक ही रो में, लेकिन मियोसिस में क्या कर रहे हैं ये देखो, अगर अब देखो इक्वेटोरियल प्लेन पे ये बाइवेलेंट लाइन होने की वजह से ये इधर का सेंटर और इधर का सेंटर, तो बेसिकली देखा जाए तो 2 लाइनें बना दी ना इन्होंने। अब जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट होगा, तो इसका मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा ना, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। अगर ऐसे 3 3 जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन आपने यही तो पढ़ा था कि रिडक्शनल डिवीजन है। वो रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए हो गया बिकॉज यहाँ पे मेटाफेज में जब ये अलाइन हुए तो ये सेपरेट नहीं हुए थे, अभी भी क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से अटैच थे। अब क्या हुआ, जब ये ऑपोजिट एंड्स का मींस ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, तो पूरे का पूरा जो ये वाला पार्ट था, मींस ये जिसको हम बोल रहे थे डायड, डायड जो है वो जा रहा है। तो पूरे का पूरा डायड जा रहा है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं, 6। अब आ जाइए अगले में, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम 6 थे, लेकिन वो एक एक सेल में कितने पहुंचे, ओनली 3। अब आपको याद होगा जब आपका एनाफेज बाकी वाले केसेस में था, जैसे माइटोसिस में, तो एनाफेज में कितने क्रोमोसोम थे, जितने भी क्रोमोसोम हमने 6 लिए थे तो 12 हो गए थे ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो मेनली जो मियोसिस 1 है वो एक तो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए, दूसरी चीज ये रिस्पॉन्सिबल है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाए, हाफ हो जाए। अब इन दोनों सेल्स को 3 3 क्रोमोसोम्स मिला है। अब ये जो सेकंड वाला डिवीजन है, जो इसका तो मियोसिस 2 है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ये सेल्स हैं, इनके तीनों के तीनों क्रोमोसोम्स देखिए सेम एक ही इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन किए हैं। एंड जब एनाफेज में एक जब ऑपोजिट एंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। इट मींस अब देखो एनाफेज में अगर पेरेंटल सेल ये है, तो एनाफेज में वापस से डबल नंबर हो गया ना, 6 नंबर हो गया। और फिर अगले वाले सेल्स को 3 3 क्रोमोसोम्स मिल गए। सेम इधर में भी ऐसा ही हुआ, देखिए। ये बात आपको समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, बाकी सब लोगों को आई क्या? Yes, ma'am. ओके, आयन्या, कनन, पृथ्वी, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो अभी हम प्रोफेज को डिटेल में करते हैं, और जैसे ही प्रोफेज को डिटेल में करेंगे, साथ साथ में हम एक बार oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज इसका डायरेक्टली वहां पर रिलेशन है। ठीक है। ओके, फर्स्ट जो स्टेज है प्रोफेज 1 का इज लता। लता में क्या होता है, दैट इज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस, मींस क्रोमोसोम जो है वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट इज द जाइगोटीन। अब ये वो स्टेज है, एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन होता है ना,
वो ऐसे मतलब देखने को मिल सकते हैं कि जैसे जाइगोटीन में ऐसा नहीं बोलेंगे जाइगोटीन में क्या हो रहा है, आपको कंडीशन दिया जाएगा और ऑप्शंस में आपको प्रोफेज 1 के डिफरेंट स्टेजेस दे देंगे। जैसे अभी इसमें साइनेप्सिस हो रहा है, तो साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में होता है, देन दे विल गिव यू ऑप्शन उस सबके अकॉर्डिंग। तो जाइगोटीन जो है उसमें क्या होगा, साइनेप्सिस। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है, सो सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देन क्रोमोसोम्स जिनमें साइनेप्सिस होता है उनमें क्या बनता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें क्या होता है कि जो वो आपको थोड़ा सा याद है कल वाली क्लास जिसमें मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर बोला था, कुछ ध्यान में है? बैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर था, इधर की साइड में भी इधर की साइड में भी, सेंट्रोमियर के अराउंड। तो जब स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इनसे अटैच होते हैं तो दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स जो जिसमें काफी सारे प्रोटीन्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम को पकड़ के खींचना इज जस्ट क्रोमोसोम ब्रेक करना, बहुत ही सिंपल साउंड होता है बट एक्चुअल में वो इतना सिंपल भी नहीं है, उसको होल्ड करके रखना। और ब्रेकिंग जो होती है, शॉर्टनिंग होती है जो हमारे स्पिंडल फाइबर की, वो इधर से नहीं होती है, इस डायरेक्शन से नहीं होती है, इधर से होती है, इस वाले डायरेक्शन से। इस वाली डायरेक्शन से ये निकल निकल के प्रोटीन जाते रहते हैं और ये शॉर्टन होता रहता है और फिर जाके क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल पे रीच करते हैं। कुछ ऐसा क्रोमोसोम थे उनको खींच रहा था एक दूसरे से दूर। अब इन्होंने ये मार्क कर दिया, यहाँ पे देखो ये मार्क कर दिया, मार्क करने मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया था तब पता चला था हमें, इन्होंने मार्क कर दिया। तो अब क्या हुआ देखो, यहाँ से इधर वाला जो डायरेक्शन, इधर वाले जो थे वो शॉर्ट नहीं हुए लेकिन इधर वाले शॉर्ट होते रहे जा रहे हैं। इसका मतलब तो दिस मार्क विल एक्चुअली प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन। तो क्रोमोसोम्स जो है वो अलग होते जा रहे हैं, सॉरी नहीं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। उसके पता क्या, द कॉम्प्लेक्स जो होता है ये साइनेप्स जो कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनको हम बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं। देन क्रॉसिंग ओवर जो होती है पर्टिकुलरली वो होती है पैक्टिटीन में। और क्रॉसिंग ओवर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर मल्टीपल पॉइंट्स पे भी हो सकती है। मीन्स एक या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे भी हो सकती है। देन उसके बाद आ गया डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा उस वाले पिक्चर में मैंने क्रॉस जैसा फिगर बनाया था। ओके, अगर ये जो क्रॉस जैसा फिगर है, अगर मैं इस क्रॉस को रिमूव भी करूँ ना तो भी आपको देखो, मैंने वो हाइपोथेटिकल क्रॉस बनाया था बट अब ये क्रॉस जैसा अपीयरेंस हो रहा है ना यहाँ पे, अभी क्रॉस जैसा दिख रहा है ना। तो ये जो क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर है, मींस एक्स शेप जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी और इसी को चेस्मेटा बोलते हैं। चेस्मेटा जो है वो रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, नॉट द कॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है तब वो वहां पे क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो दैट्स व्हाई चेस्मेटा इज द रिजल्ट ऑफ crossing over and not the cause of the crossing over. Then comes the dikinesis. Dikinesis जो होता है वो टर्मिनलाइजेशन, मीन्स ये चेस्मेटा जो होता है ये ऐसे मूव करता है। मीन्स जब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चेस्मेटा था, ठीक है, और ये चेस्मेटा जो है, मैं एक बार इस चेस्मेटा को हटाती हूँ, पहले आपको ये क्रोमोसोम बना देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम्स थे, मैं सिर्फ एक ही क्रोमेटिड विजुअलाइज करवा रही हूँ आपको, और ये कुछ ऐसे से एक दूसरे से अटैच थे पे। और यहाँ पे जो अभी बना रहे हूँ ये पिंक कलर का, हाँ पिंक कलर का विजुअलाइज होगा, ये क्रॉस है, ठीक है। अब ये जो क्रॉस है, मान लीजिए यहाँ पे आपको ये क्रॉस जैसा अपीयरेंस हो रहा था,
फिर ये होले होले इधर की तरफ मूव करेगा, और जैसे जैसे ये क्रॉस मूव कर, अभी तो आपको ऐसा अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट ये क्रॉस जो होता है ये टर्मिनलाइज हो जाता है। मतलब कि टर्मिनलाइज का मतलब ये है कि ये बाद में एक दूसरे से लाइक ऐसे करके अटैच रहेंगे, एक दूसरे से बस इतू सा अटैच रहेंगे, और फिर बाद में ये सेपरेट होंगे, लेकिन ये अटैच मेटाफेज तक रहेंगे। तो टर्मिनलाइजेशन हो जाती है, मेटाफेज तक वो अटैच रहते हैं। मेटाफेज तक अटैचमेंट का आपको समझ में आया, क्योंकि उनको सेपरेट करना था, तो मेटाफेज तक वो अटैच, मतलब वो मेटाफेज तक एक एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, एनाफेज में प्रॉपर्ली सेपरेट होंगे। अब एक बात याद होगा आपको, मैंने कहा था मैं इसको स्पर्मेटोजेनेसिस से और उससे कंपेयर करके भी बताऊंगी, oogenesis से। तो अब आपको याद होगा कि oogenesis जो होता है, oogenesis में ध्यान में है कुछ? Here. देखिए, दिस इज द oogenesis, और इस oogenesis में देखिए, जब हमारा मतलब हम बॉर्न होते हैं एज अ गर्ल, बेबी गर्ल जो बॉर्न होती है, तो बॉर्न होने पे क्या होता है कि यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है। मीन्स ये अभी प्रोफेज 1 में चला गया है, बट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अभी भी डिप्लॉयड है। ये प्रोफेज 1 के कौन सी स्टेज पे रहता है, कुछ ध्यान में है? कौन सी स्टेज से, मीन्स जब बेबी बॉर्न होती है तब उसकी में एग कौन सी स्टेज में रहता है, प्रोफेज के कौन से स्टेज में रहते हैं? क्वेश्चन क्या था? अगर आपका जो बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल में एग्स तो पहले ही फॉर्म हो जाते हैं, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है, यूट्रस में होता है, तो बेबी गर्ल में एग्स जो होते हैं वो पहले ही फॉर्म हो जाते हैं। जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है तब उसके एग्स जो होते हैं वो कौन से प्रोफेज की 1 के कौन सी स्टेज में रहते हैं? तो इट शुड बी प्रोफेज 1 का। अभी तो ये लेफ्ट नहीं, पता नहीं, बिकॉज अभी क्रॉसिंग ओवर ऑल नहीं हुआ है, सो इट शुड बी बिफोर दैट। सो वेयर इट शुड बी? लेक्टोटीन, आई डोंट नो, लैक्टोटीन। पता नहीं मैम। प्रोफेज 1, हाँ, प्रोफेज 1 का कोई स्टेज है, कौन सा स्टेज है दैट इज? बिकॉज साइनैप्स वो तो हुआ नहीं, बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल दैट जो पैकेटीन में होता बट है। साइनेप्सिस कैन ओ, फॉर्म ना। जाइगोटीन हो सकता है, जाइगोटीन, आई डोंट नो। श्योर नहीं है। फ्लॉइडी लेवल इज 2n, एंड उसके बाद सेकेंडरी में भी अटक जाता है। किसी को ध्यान में है कौन सी स्टेज में होल्ड हो जाता है? मेरे को आ रहा है याद, तो मेरे को याद आ रहा है डिप्लोटीन, बट मेरे को ऐसा लगता है कि डिप्लोटीन, हाँ डिप्लोटीन ध्यान में आ रहा है मेरे को। मुझे तो डिप्लोटीन याद आ रहा है, किसी को कोई याद आ रहा है प्रोफेज 1 का कौन से वाले में वो हो जाता है? डिप्लोटीन में लिखा होता है कि गेट सस्पेंडेड फॉर मंथ्स एंड फ्यू इयर्स। हाँ, तो वो डिप्लोटीन में वो ऐसे ही रहता है, इवन मंथ्स बट में नहीं। मैम how does it make sense? Because how does that make sense? Because वो क्रॉसिंग ओवर ऑल नहीं हुआ है अभी। डिप्लोटीन तो उसके बाद में आता है, राइट आफ्टर। हाँ, मैं आपसे एग्री करती हूँ, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर उससे पहले ही हो चुका होता है पैकेटीन में, और डिप्लोटीन में वो तो हमारे बॉडी में क्रॉसिंग ओवर लाइक सब हो। नहीं, बट द क्रॉसिंग ओवर तो उसके क्रोमोसोम मींस द थिंग इज दैट मदर इज डिप्लॉयड ना।
तो मदर के जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें तो क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि उधर से स्पर्म भी तो क्रॉसिंग ओवर करवा के ही आएगा ना। Oh, I'm getting it. So it's not. तो हाँ, It's not बिकॉज यू the. आर कंफ्यूजिंग, आई It's थिंक not यू the आर। babies. It's जो mother का ही है अभी, क्योंकि वो. हाँ, अभी तो बेबी नहीं है वो, क्योंकि अभी तो वो एग है। एग का बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो विद द स्पर्म होगा। और अपने अपने लेवल पे दोनों गैमीट्स अपनी वो अपने करेक्टर्स जो होंगे, जैसे कि मदर है, मदर के पेरेंट्स के जो डिप्लॉय, मतलब एक सेट उसका मॉम से मिला, एक सेट उसको डैड से मिला। तो जो अपने मदर का जो अपना सेट है उसमें तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से द चाइल्ड कैन इनहेरिट जो उसके मदर है उसके मैटरनल साइड के करेक्टर्स ना। Yes, ma'am. मीन्स Yes. ग्रैनी के करेक्टर आ सकते हैं, नानू के करेक्टर आ सकते हैं। एंड विद दिस स्पर्म इज दैट के स्पर्म के जो मीन्स अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसके कौन से करेक्टर आएंगे, उसमें उसके दादू के, दादी के, उनके करेक्टर्स आ सकते हैं। Okay. तो इट्स डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होता है वो क्या होता है डिप्लोटीन। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये स्टेटमेंट देने में उतना ज्यादा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि विच स्टेज इट इज जिसपे वो जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो प्रोफेज 1 के कौन से वाले स्टेज में वो होल्ड रहता है। या आप भी अपने लेवल पे कंफर्म कर लो। ओके, सो अब हमारा जो डिप्लोटीन था यहाँ पे प्रोफेज 1 में वो पॉज हो गया, मींस डिप्लोटीन फेज में पॉज हो गया। जब प्रोफेज 1 का सिर्फ ये जो सिर्फ मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 कंप्लीट होगा, मींस यहाँ पे जब वो कंप्लीट होगा तब आप देख रहे हो कि आपके पास सेकेंडरी oocyte आ गया। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही इट्स रिडक्शनल डिवीजन ना, सो इट विल कन्वर्ट 2n into n। तो सेकेंडरी oocyte विल बी हैप्लॉइड। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है इसमें जैसे यहाँ पे, अच्छा एक बात याद होगी आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने किया था कि एक सेल है अगर उसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इनटू 2 सेल्स ना। दैट इज यहाँ पे 2n जो था, ये n और ये n, ऐसा ही तो था। अभी सेकेंडरी oocyte जो है उसके साथ एक पोलर बॉडी भी निकल रहा है ना। ये जो पोलर बॉडी रिलीज हो रहा है, दिस पोलर बॉडी हियर इट इज था। प्राइमरी oocyte में meiosis 1 कंप्लीट हुआ तो वी आर गेटिंग 2 सेल्स। वन इज द पोलर बॉडी एंड द अदर वन इज द सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड बिकॉज n है। तो ये सेकेंडरी oocyte हमारे ओवरी से रिलीज हो जाएगा, बट इसमें अभी भी meiosis 2 कंप्लीट नहीं हुआ। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, जब एग स्पर्म आएगा इसके पास, स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा। तभी के तभी जब उधर से स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर रहा होता है तभी के तभी क्या करता है ये अपनी मियोसिस 2 जो होती है वो कंप्लीट करता है। ये मियोसिस 2 को हॉल्ट कर लेता है मेटाफेज 2 में। थोड़ा कंफ्यूजन है तो आई रिपीट इट। करूँ रिपीट? बोलो भाई, अगर करूँ रिपीट तो बताओ, या एवरीथिंग इज क्लियर? ये मेन प्रॉब्लम आपको oogenesis में मिलेगी।
यहाँ पे oogonia था स्टार्टिंग, जो जर्म सेल था उसमें हुआ माइटोसिस, उसका रिजल्ट मिला हमें प्राइमरी oocyte, और जो फीमेल होती है जब वो बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उसमें मल्टीपल प्राइमरी oocyte होते हैं, बट सारे के सारे की डिवीजन जो हो गई होती है वो हॉल्ट हो गई होती है। कहाँ पे? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में भी अगर पर्टिकुलरली बताएं तो इट्स ऑन एट डिप्लोटीन। अब सोच के देखो, अगर प्यूबर्टी पे फर्स्ट एग, जैसे प्यूबर्टी हुआ उसका फर्स्ट एग रिलीज हुआ, अब उसके एग्स तो हर साइकिल में एक ही तो रिलीज हो रहा है, इसका मतलब अगर वो 30 इयर्स पे अगर एक एग रिलीज कर रही है या 40 इयर्स पे एक एग रिलीज कर, मतलब 13 इयर्स पे किया, 13 इयर्स पे या 12 इयर्स पे फर्स्ट एग रिलीज हुआ, तो जो फर्स्ट एग रिलीज हुआ था वो सिर्फ 12 या 13 ईयर ही तो ओल्ड था, और उसने अपनी मियोसिस 1 13 इयर्स बाद कंप्लीट करी। बट जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, मतलब 30 40, जितना जितना एज होता जाएगा वो एग उतना ही पुराना होता जाएगा ना। 30 इयर्स पे एग रिलीज किया तो 30 इयर्स का एग, 40 इयर्स पे किया तो 40 इयर्स का एग, 50 ईयर पे अगर किया तो 50 इयर्स का एग। अब जितना जितना पुराना होता जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि सही से उसका जो मियोसिस 1 और 2 है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। मींस मियोसिस 1 में, क्योंकि आपको नोटिस होगा कि मियोसिस 1 में भी सेल तभी कंप्लीट करता है मियोसिस 1 जब उसको रिलीज होना होता है, तो बिल्कुल रिलीज होने से पहले वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर, मतलब ओवरी से रिलीज होने से पहले वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। तो अगर वो 40 इयर्स की फीमेल है और एग रिलीज हो रहा है, इट मीन्स दैट वो एग जो है वो 40 ईयर्स से सिर्फ डिप्लोटीन फेज में फंसा हुआ है, उसके बाद वो आगे जा रहा है डाइकाइनेसिस, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो 50 इयर्स, समझ रहे हो ना, 40 50 इयर्स तो कितना ज्यादा पुराना हो जाता है एग, जिसकी वजह से कभी कभी क्रोमोसोम सही से सेग्रीगेट नहीं हो पाते। इसलिए अगर जो फीमेल होती है ज्यादा एज हो जाता है तो उनका जो एग है वो उतना ही ओल्ड हो जाता है उनके साथ ही, और उसमें सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो लाइक थोड़ी सी परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बेबीज में इंक्रीज हो जाती है। उसका रीजन ये है, ठीक है। सो पहला फॉल्ट कहाँ पे मिलेगा? पहला फॉल्ट मिलेगा डिप्लोटीन पे ही। जो बेबी जो बॉर्न हो गया, बेबी गर्ल बॉर्न हो गई, वो डिप्लोटीन में ही उसके एग्स जो है वो फंसे रहेंगे। सेकेंड फॉल्ट कहाँ मिलेगा? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte जो वो मेटाफेज 2 में अटक जाता है। जब तक उसको स्पर्म आके फर्टिलाइज करने की कोशिश, मतलब जब तक स्पर्म आएगा फर्टिलाइज करेगा, वो बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड होता है। उसी टाइम पीरियड में वो फटाफट जल्दी जल्दी कर लेता है अपना मियोसिस। तुम ऐसे समझ लो, इसको ऐसे याद रख लो, द एग इज बहुत ज्यादा लेजी है, बहुत ही ज्यादा लेजी है, ठीक है। पहले वो सोचा चलो मैं मियोसिस कर लेता हूँ, फिर उसका वो मन बोर हो गया मियोसिस में, प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन तक पहुंचते पहुंचते इज लाइक कर लेंगे डिवाइड, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है ना, अभी तो प्यूबर्टी की एज भी नहीं आई, तो मतलब टाइम लगेगा, चलो। तो फिर उसके बाद प्यूबर्टी पे फर्स्ट एग रिलीज होएगा, तो वो जब एग रिलीज होने के टाइम आ गई है, अब उसको मतलब हो रहा है कि भाई अब तो चलो रिलीज होने का टाइम आ गया है, चलो थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। एटलीस्ट वो मियोसिस 1 तो कंप्लीट करता है, बिकॉज प्राइमरी oocyte से वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंडरी oocyte में भी वो हैंग हो जाता है मेटाफेज 2 पे। अभी कौन सा फर्टिलाइजेशन हो गई, चलो कर लेंगे डिवाइड, और फिर उधर से स्पर्म आता है, और फिर इसके बाद वो चल सोचता है कि चलो अब तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। कुछ होता है ना आलसी, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि सबके साथ ऐसा होता है क्या, कि मतलब ऐसे आलसी सब लोग नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं अपना पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं। जैसे होता है ना, कई बच्चे अच्छा प्रिपरेशन हो गई एग्जाम की, हाँ हो गई है, पेंसिल पेन सब रेडी है, बस पढ़ना बाकी है। और कई होते हैं पेंसिल पेन देखा नहीं होता और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान होता है कि पहले पढ़ लो बाद में देख लेंगे। पेंसिल पेन की रिक्वायरमेंट तो तभी पड़ेगी ना अगर कुछ आता होगा पेपर में लिखने के लिए।
ठीक है, तो आपको ये oogenesis के रेफरेंस में सेल साइकिल समझ में आया कि वो कौन से फेज में, कौन से स्टेज में हॉल्ट हो गया? बोलिए। बताइए भाई, आ गया क्या समझ में? नहीं आया? अगर डाउट लग रहा है तो आई एक्सप्लेन इट अगेन। बोलो। अन्या, ईशा, जीविका, कनन, रिद्धि, बोलो भाई। मैं ऑडिबल हूँ? ओके, मैं ऑडिबल हूँ ना? मुझे आपकी ऑडियो नहीं सुनाई दे रही है। मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। ओके ओके ओके। तो आपको समझ में आया? मुझे चैट में लिख के दे दो चाहो तो, आपको समझ में आया? ओके ओके, ठीक है। आपको ईशा, जीविका, आपको? ओके, ठीक है। और अनन्या, आपको? Yes, ma'am. ओके। तो अब हम इसको यहाँ से चेंज करके अब हम चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वो काफी इजी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा उसमें कि कौन सी डिवीजन कहाँ पे हो रही है। आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला साइड में, ये राइट हैंड साइड में देखिए, जब पहले तो मेल में जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है वो बाय बर्थ स्टार्ट नहीं होता, उनमें प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी पे क्या हो जाता है कि उनका जो मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं बाय माइटोसिस। उसके बाद वो जो अपना नंबर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उनके बाद उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे होगा। अभी ये जो प्राइमरी oocyte, फिर उसके बाद वो मैच्योर हो जाते हैं प्राइमरी oocyte में, और ये प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या था? एक तो रिड्यूस हो जाता है नंबर, क्रोमोसोम नंबर। दूसरा क्या था? 2 सेल्स फॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास जो 2 सेल्स फॉर्म हुए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये 2 फॉर्म हो गए। और जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शनल डिवीजन थी तो कितना हो गया हमारे पास? हाफ। ठीक है, एन। अभी क्या हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा। मियोसिस होगा 2, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल जो है वो डबल हो जाएगा। आपके हेप्लॉइड सेल्स जो है उन्हीं का ही नंबर डबल हो जाएगा। तो जो 2 थे तो 4 बन जाएंगे। और फिर उसके बाद ये स्पर्मेटिड रेडी हो गए हमारे पास। ये स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस होगा और फाइनली हमारे पास मोबाइल स्पर्म्स रेडी हो जाएंगे। तो ये तो काफी इजी था ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, इट विल रिजल्ट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ। ये क्लियर है? तो आगे बढ़े। या किसी को लग रहा है एक बार हमें वो देखना चाहिए oogenesis? मुझे लगता है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है कि आपको oogenesis अच्छे से क्लियर नहीं हो। यस मैम, थोड़ा oogenesis में है। ओके, एक बार वापस से देखते हैं। देखिए, oogenesis में इसका जर्म सेल है oogonia। oogonia ने भी अपना नंबर बढ़ाया, माइटोसिस हुआ, इनका नंबर इंक्रीज हुआ। अब ये जो oogonia था, इसमें ये फिर उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं और ये भी प्राइमरी oocyte फॉर्म कर दिया। लेकिन ये सब चल कहाँ रहा है? प्यूबर्टी के टाइम पे नहीं हो रहा। ये बेबी गर्ल जो है अभी वो फीटस है, तो उस पीरियड में हो रहा है। देन उसके बाद मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। बट मियोसिस यहीं पे रुक जाता है। जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है तब उसका जो मियोसिस होता है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सिर्फ स्टार्ट हुआ है। मींस प्रोफेज 1 में रुक जाता है। प्रोफेज 1 में कहाँ पे रुकता है? डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में हैंग हो जाता है वो।
उसके बाद क्या होता है, जब बेबी जो होती है वो बेबी गर्ल जो है वो अभी बॉर्न हो गई है, और फिर उसके बाद जब तक वो प्यूबर्टी की एज पे नहीं पहुंचती वो प्रोफेज 1 में ही रहता है, तब तक कोई डिवीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो प्रोफेज 1 में ही रहेगा। उसके बाद जब उसका फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी यानी कि मीनार्के स्टार्ट होता है, तो तब क्या होता है, उसका फर्स्ट एग जो होता है वो डिप्लोटीन से निकल के वो डिप्लोटीन से निकल के अगले वाले फेज में मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, और ओवरी में ही वो जब मियोसिस 1 कंप्लीट करता है तो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी में ही उसका क्या हो जाता है कि आगे मियोसिस 2 कंटिन्यू होता है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 2 में एंटर होता है। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो एक तो उसका सेकेंडरी oocyte बन जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे हमारे पास जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे वो 2 बन रहे थे, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी oocyte 2 नहीं बन रहे हैं। एक पोलर बॉडी का पर्पस ये होता है कि एक तो मिनिमम साइटोप्लाज्म लेके जा निकले वो, और बस एक ही पर्पस है उसका कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर दे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे तभी तो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोलर बॉडी निकलता है, साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा आपको, देखो सेकेंडरी oocyte ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको। उसका रीजन ये है कि जो मेनली जो हमारा एग होता है उसका ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि स्पर्म तो इतना साइटोप्लाज्म लेके ही नहीं आता। तो एग ही है ना जो जो मतलब जाइगोट जो है उसमें जो सेल में जो मेन साइटोप्लाज्म है वो किसका है, मदर का ना। मदर का कैसे, क्योंकि मदर का तो एग था। नेक्स्ट फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होती है, मींस अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होती तो ये मेटाफेज 2 में ही बॉडी से बाहर आ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है, तब क्या होता है कि मियोसिस 2 साथ के साथ कंप्लीट होती है। जैसे मान लो आप रेडी भी नहीं हो, स्कूल वैन बाहर खड़ी है, अब रेडी हो जाऊंगा रेडी हो जाऊंगा, जैसे स्कूल वैन ने हॉर्न मारा आप फटाफट अपना यूनिफॉर्म पहन के और पहुंच गए स्कूल वैन के पास। उतना जल्दी जल्दी उसको डिवीजन कंप्लीट करना पड़ता है कि बाहर स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन कर रहा है और यहाँ पे अपने आप की डिवीजन चल रही है, अभी तक मियोसिस 2 ही कंप्लीट नहीं हुई है आपकी। कितना जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है उसको, क्यों? क्योंकि पहले में वो बहुत आलसी था, बहुत ही आलसी। आपने देखा ही है आलस की भी कोई हद होती है। देखो यहाँ पे ये प्रोफेज 1 में अटक गया और जितना एग पुराना होता जा रहा है उतने पे वो वहीं पे ही अटका हुआ है। देखा जाए तो उसके पास प्रॉपर टाइम था ना डिवीजन अपनी पूरी करने का, पर नहीं किया ना उसने। आप भी मान लो जल्दी उठ गए थे, रेडी होने का पूरा टाइम था आपके पास, नहीं रेडी हुए, कुछ टाइम वेस्ट करते रहे, इधर उधर घूमते रहे। जब बस आ गई, स्कूल की वैन आ गई, तब आपको रियलाइज हो रहा है कि अब तो जाना ही पड़ेगा, चलो फटाफट कपड़े पहनो, बैग पैक करो। लास्ट मोमेंट पे सब याद आ रहा है और फिर इस चक्कर में तो कुछ छोड़ के जा भी तो सकते हो ना। तो भाई अगर ज्यादा पुराना होता जाता है, जितना ज्यादा टाइम उसको मिलता जाता है, तो वो कुछ छोड़ने का मतलब ये है कि हो सकता है कि क्रोमोसोम सही से डिस्ट्रीब्यूट ना करे। इसलिए क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी के चांसेस जो होते हैं, अगर मदर हायर एज मतलब अगर एक फीमेल डिसाइड करे कि उसको हायर एज में, थोड़ा सा परसेंटेज ही इंक्रीज होता है, वैसे ज्यादा नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो जाता है। ओके अभी तो आई थिंक आपको क्लियर है ना डाइकाइनेसिस। देन कम्स द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा कि बायोवेलेंट जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक, आपको बोला था ना, दो प्लेट्स में अलाइन कर लेते हैं। मेटाफेज 1 में यही डिफरेंस है कि वो 2 इलेक्टोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो उनको अटैच हो जाते हैं और फिर उसके बाद एनाफेज 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है अब वो दोनों सेपरेट हुए तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसजंक्शन।
एंड सेपरेटेड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो यूनिवेलेंट्स होते हैं और हर क्रोमोसोम जो होता है उसके पास 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। तो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट स्पिंडल या ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। देन कम्स द टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होता है कि वापस से न्यूक्लियोलस अब रीअपीयर होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आनी शुरू हो जाती है एंड फाइनली हमें जो साइटोकाइनेसिस में जो डॉटर सेल्स मिलते हैं उसमें 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं। देन कम दी एक छोटा सा फेज इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेस आता है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत छोटा होता है, वही बस आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह कुछ होता नहीं है इसमें। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता तो द प्रॉब्लम इज दैट कि वापस से फिर आपको डीएनए आपने हाफ किया था अच्छा भला तो आप हाफ नहीं कर पाते ना, तो वैसा डीएनए रेप्लिकेशन इसमें नहीं होता है। देन उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और इस इक्वेशनल डिवीजन में प्रोफेज 2 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं अगेन कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। सेम वो जो आपका माइटोसिस जैसा है बिल्कुल वैसा चलता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, एकदम वैसा ही चलता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इनका ना जो अगर ह्यूमन क्रोमोसोम्स के रेफरेंस में देखें तो माइटोसिस और मियोसिस को हम स्टडी करें तो दोनों में ही बताती हूँ। ये रहिए आपका जो स्टार्टिंग पेरेंट, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है स्टार्टिंग पेरेंटल सेल के पास। अब हम देखेंगे तो एस फेज में भी हमारे पास 46 क्रोमोसोम, मतलब हमें ये हम माइटोसिस कर रहे हैं तो हमें डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम ही चाहिए, क्रोमैटिड भी 46, क्रोमैटिड भी 46। तो एस फेज में 46 थे, लेकिन आपको याद होगा कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया। तो अगर आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखोगे, ये वाले सेल में, ये वाले क्रोमोसोम में, तो इसमें एक ही क्रोमैटिड है और इस वाले क्रोमोसोम्स में देखोगे डिफरेंस तो दो दो क्रोमैटिड है, मतलब डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। और ये किस फेज में हुआ, एस फेज में। तो एस फेज में क्रोमोसोम नंबर इज 46 एंड क्रोमैटिड नंबर इज 92। समझ में आया ना 92 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कंटेंट डबल हो गया। डीएनए कंटेंट डबल होने की वजह से सिर्फ क्रोमैटिड का नंबर चेंज होगा, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोफेज की बात आती है। प्रोफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर है 46 एंड देन क्रोमैटिड का नंबर अगेन 92, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटाफेज में भी साथ वो एक लाइन में अलाइन कर जाएंगे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 एंड क्रोमैटिड में 92। लेकिन एनाफेज में याद करो कि वहां पे क्रोमोसोम्स जो है उनके क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे ना। ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से टूट के एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। जैसे ही जाएगा तो इनके पास दो दो सेंट्रोमियर हो जाएंगे। तो अगर दो दो सेंट्रोमियर हो जाएंगे तो वो क्रोमोसोम भी दो दो काउंट होंगे ना। तो जो क्रोमोसोम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 92। एंड देन टेलोफेज में भी 92, और जैसे साइड सेल्स दोनों सेपरेट होंगे तो 46 46 मींस 46 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमैटिड। ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स, इवन इफ यू कैन आस्क, ऐसे भी आप पूछ सकते हो अगर किसी का माइक सही से काम नहीं कर रहा तो। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, देन मियोसिस में क्या हुआ, मियोसिस में हमको पेरेंट सेल में चाहिए, पेरेंट सेल में तो 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के केस में, क्रोमैटिड्स 46। डॉटर के केस में क्या होगा, डॉटर सेल्स जो हमें चाहिए 4 चाहिए, और 4 में क्रोमोसोम नंबर इज 23 एंड क्रोमैटिड भी 23। अब चलते हैं मियोसिस 1 में। पहले मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 1 में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर है 46, क्रोमैटिड है 92। वही सिंथेसिस फेज में, एस फेज में जो है क्रोमोसोम जो है वो डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया है, बट क्रोमोसोम नंबर सेम हो गया है, सेम ही रहेगा। ठीक है, प्रोफेज 1 में क्या हुआ, अगेन 46, क्रोमैटिड 92। अब यहाँ पे भी कहाँ पे आपको नंबर चेंज करता दिखेगा, एक्चुअली में मेटाफेज में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एनाफेज में भी याद करो कोई चेंज नहीं हुआ था ना, क्योंकि वो तो क्रोमैटिड तो सेपरेट ही नहीं हुए थे, यहाँ पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, तो डबलिंग ऑफ नंबर नहीं होगा, ये मैंने आपको नोटिस भी करवाया था। देन टेलोफेज में आ जाइए, टेलोफेज में यू आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स एंड अगेन 92 chromatids and ultimately cytokinesis happens, तो जिसकी वजह से you are having 23 chromosome per cell
एंड 46 क्रोमैटिड्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने डॉटर सेल आ गए? 2। अब ये एक एक डॉटर सेल में क्या होगा, जब मियोसिस 2 में एंटर होगा तो यही वाला सेल जो है यहाँ पे, जो जिसके पास क्रोमोसोम 23 है बट क्रोमैटिड 46 है, फिर मेटाफेज में वो सेम लाइन में इक्वेटोरियल प्लेन पे एक ही लाइन बनाए, और फिर एनाफेज में क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे इसके एनाफेज और उसके एनाफेज में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? इसमें क्रोमैटिड नंबर इज 46, उसमें क्रोमैटिड नंबर इज 92। अगर नहीं कर पा रहे तो आई विल शो यू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आल्सो। तो 46 46 एंड देन टेलोफेज में 46 46 एंड साइटोकाइनेसिस में फाइनली 23 23 रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब मैं आपको दोनों की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ डिफरेंस। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पेरेंटल सेल था। पेरेंटल सेल का जो डीएनए कंटेंट एस फेज में डुप्लीकेट हुआ, ठीक है। अभी डुप्लीकेट होने के बाद ये जो हमारी जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो ये सेल में पूरे आपको दिख रहे हैं कि ऐसे करके क्रोमोसोम्स हैं। बट आप यहाँ पे देखिए प्रोफेज 1 में उसमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है, तो ये डिफरेंस है पहला तो कि प्रोफेज 1 में ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। देन मेटाफेज में देखिए, मेटाफेज में इसके बिल्कुल सीधे सीधे अलाइन हुए हैं, और इसके मेटाफेज में आपको दो लाइनें दिखाई दे रही थी, अभी तो वो मैंने डिलीट कर दी, बट आपको समझ रहे हो ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलाइन हो गए। अब सेपरेट होंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट होंगे। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो 3 क्रोमोसोम पर सेल पहुंच गए। इसके एनाफेज और टेलोफेज में क्या हुआ कि इसके पास 6 क्रोमोसोम, ये एक ही डिवीजन खत्म हो गया। और इसके बाद ये क्या हुआ, जब इनका मियोसिस 1 खत्म हुआ तो रिडक्शनल डिवीजन हो चुका था। उसके बाद मियोसिस 2 में क्या हुआ, सेम माइटोसिस जैसा ही होगा, ये इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आपके पास 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और सबके पास पेरेंट सेल में 6 क्रोमोसोम्स थे, और डॉटर सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम पहुंचे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना, जितने पेरेंट के पास थे। किसी को भी कोई भी डाउट है माइटोसिस या मियोसिस में, यू कैन आस्क।